हेलो दोस्तों, आज है हमारी पॉलिटी की क्लास 30 जिसमें हम पढ़ेंगे संविधान का भाग 15 निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 324 से 329 आते हैं। इलेक्शन कमीशन में हम हर एक चीज कवर करेंगे। क्षेत्रीय दल, राष्ट्रीय पार्टी कैसे बनती है, क्षेत्रीय पार्टी कैसे बनती है और शर्तें, हर एक चीज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही आईएमपी होता है। चलिए हम आगे देखते हैं। क्षेत्रीय दल के लिए शर्तें। दोस्तों आप यहाँ पर दल कर लीजिएगा, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है। इन तीन दोस्तों आपको स्क्रीन पर 3 पॉइंट दिख रहे होंगे, 3 में से आपको सिर्फ एक पॉइंट याद करना है। यानी कि अगर आपने 3 पॉइंट में से एक पॉइंट की शर्तें पूरी कर ली हैं तो आपकी पार्टी क्षेत्रीय दल बन जाएगी। पहला कहता है हमारा, उस राज्य के विधानसभा चुनाव में कम से कम 2 सीट एवं दिए गए वैध मतों का 6% मत प्राप्त किया हो। अब आप कम से कम 2 सीट तो आप समझ गए होंगे, लेकिन उसी में दूसरा पॉइंट कहा गया है कि दिए गए वैध मतों का 6%। वैध मत का मतलब दोस्तों मैं आपको बताता हूं, जैसे कि आपके राज्य में मान लीजिए 100 लोग रहते हैं। अब ऐसा हमेशा होता है कि 100 के 100 लोग मत डालने नहीं जाते हैं, यानी कि वोट डालने नहीं जाते हैं, लेकिन किंतु 60 से 70 लोग वोट डालने जाते हैं। तो ये लोग हमारे वैध मत हो चुके हैं, और जो बाकी के जो वोट डालने नहीं गए हैं वह वैध मत नहीं होते हैं। वैध मत का हमें 6% लेना है, जो कि 60 से 7% वोट डालने जाते हैं, उनका हमें 6% लेना है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, उस राज्य के विधानसभा चुनाव में कम से कम 3% सीट, यानी कि आपके राज्य में अगर 100 सीटें हैं, आपके राज्य में अगर 100 सीटें हैं तो कम से कम आपको 3% यानी कि 3 सीट जीतनी चाहिए, तब आपको क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। तीसरा पॉइंट कहता है, उस राज्य में डाले गए कुल वोट का 8% या लोकसभा में डाले गए वोट का 6%। यानी कि आपकी मान लो 100 में से एक भी सीट नहीं आई, लेकिन आपकी कुल राज्य की जनसंख्या, कुल राज्य में डाले गए वोटों को आपने 8% राज्यसभा चुनाव, 8% आपने विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में 6% वोट ला दिया, तब आपकी पार्टी क्षेत्रीय दल बन जाएगी। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय पार्टी के लिए शर्तें। इनमें से भी दोस्तों आपको सिर्फ एक शर्त पूरी करनी है और आपकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। जैसे कि पहली शर्त है, 3 अलग अलग राज्यों से लोकसभा का 2% सीट अर्थात 11 सीट, यानी कि हमारे पूरे भारत में लोकसभा सीट कितनी है, 543। ठीक है, जिसमें से आपको 11 सीट 3 अलग अलग राज्यों में। ऐसा ना हो कि आपने कोई एक राज्य में 11 सीट जीत ली हैं तो आप राष्ट्रीय पार्टी बन चुके हैं। नहीं, आपको 3 अलग अलग राज्यों में, कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में 2% सीट या 11 सीट जीतनी होंगी। दूसरा पॉइंट कहता है, लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों से वैध मतों का 6% मत एवं लोकसभा का 4 सीटों पर जीत दर्ज, यानी कि आपको 4 अलग अलग राज्यों से 6% मत एवं लोकसभा का 4 सीटों पर जीत दर्ज करानी होगी। तीसरा पॉइंट कहता है, कम से कम 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, यानी कि जो मैंने आपको इसके पहले क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने की विधियां बताई हैं, 3 पॉइंट बताए हैं, उनमें से आपको 4 राज्यों में पूरी करनी पड़ेगी, क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त करना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट है हमारा इसमें, लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में 4 राज्य अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% मत प्राप्त हो। वैध मत मैं आपको समझा चुका हूं क्षेत्रीय दल में। अब वो अगर नहीं समझे तो उसको एक बार जरूर देखें बैक करके वीडियो, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। वैध मत इसमें क्या 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 कहा गया है, लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में किसी 4 राज्य, यानी कि किसी 4 राज्य अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6%। ठीक है, इन चारों पॉइंट में से अगर आपने एक पॉइंट भी पूरा कर लिया है आपकी पार्टी ने, तो आपकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी
बन चुकी है। देखते हैं हमारे राष्ट्रीय पार्टी की संख्या। हमारे भारत देश में राष्ट्रीय पार्टी कुल 8 है। ठीक है, पहली है हमारी भारतीय जनता पार्टी जिसकी स्थापना 1980 में हुई थी। दूसरी है हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, 1885 में स्थापना हुई थी। तीसरी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, 1925 में स्थापना हुई थी। चौथी आम आदमी पार्टी, 2012 में स्थापना हुई थी। पांचवी है बहुजन समाज पार्टी, 1984 में स्थापना हुई थी। नेशनल पीपल्स पार्टी, 2013 में स्थापना हुई थी। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस 1998 में स्थापना हुई थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 1999 में स्थापना हुई थी। ठीक है, हमारे देश में कुल 8 पार्टी हैं करंट में, आज की डेट में, जो कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। अब देखते हैं हम निर्वाचन का नियंत्रण। यानी कि दोस्तों, अगर हमारे राज्य में या हमारे देश में चुनाव चल रहा है, निर्वाचन हो रहा है, तो उसका नियंत्रण कैसे होता है उसको हम समझते हैं। सबसे पहले आता है हमारा सबसे बड़ा ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो कि हमने पहले नंबर पर लिया गया है। जिला में निर्वाचन का दायित्व डीएम पर होता है। यानी कि एक जिला में निर्वाचन कराना है, उसका पूरी जिम्मेदारी डीएम के पास होती है। अपने जिले को 4 से 5 निर्वाचन खंड में बांटकर उसे रिटर्निंग ऑफिसर को जिम्मेदारी देता है। यानी कि जो अपना जिला है, यानी कि अपना जिला है उसको 4 से 5 भागों में बांटकर रिटर्निंग ऑफिसर को देता है। यानी कि 4-5 भागों में बांटकर एक एक रिटर्निंग ऑफिसर को नियुक्त कर देगा वहां पर। दूसरा पॉइंट है हमारा रिटर्निंग ऑफिसर यानी आरओ। यह एक खंड का प्रमुख निर्वाचन अधिकारी होता है। यानी कि 4 खंड है तो 4 में से भाई एक का प्रमुख होगा। सभी चारों में एक एक प्रमुख होंगे जिसको रिटर्निंग ऑफिसर कहते हैं। फिर उसके नीचे आता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पीओ। यह पोलिंग बूथ का इंचार्ज होता है। यानी कि जो हमारे खंड बनाए गए हैं उनमें बहुत सारे बूथ होते हैं। ठीक है, हर मोहल्ले में 2-4 बूथ होते हैं, तो उनका इंचार्ज होता है पीओ। आगे देखते हैं पोलिंग पीओ। एक और पीओ होता है, इसको कहते हैं पोलिंग ऑफिसर। पोलिंग ऑफिसर यह प्रिसाइडिंग ऑफिसर के अधीन होता है, मतलब उसके नीचे होता है। पोलिंग ऑफिसर कई टाइप के होते हैं। पहला होता है आईडी मिलाता है। दूसरा होता है आईडी नंबर नोट करके स्याही लगाता है। यानी कि जो आपको हाथ पर ऐसी स्याही लगा देता है उसको आईडी नंबर नोट करके स्याही लगा देता है, वो है पोलिंग ऑफिसर 2 होता है। पर पोलिंग ऑफिसर 3 ईवीएम को सप्लाई देता है। यानी कि आपके हाथ में स्याही लग चुकी है, उसके बाद भाई ईवीएम को सप्लाई देगा और आप मत डाल सकते हैं। फिर आता है हमारा पोलिंग एजेंट। पोलिंग एजेंट क्या होता है? यह चुनाव लड़ रहे नेता का करीबी होता है। यानी कि जो चुनाव लड़ रहा नेता है उसका कोई ना कोई एक करीबी होगा। इसकी नियुक्ति प्रिजाइडिंग ऑफिसर करता है। यह मतदान करने जा रहे लोगों की मदद करता है। यानी कि हर एक मोहल्ले में, हर एक बूथ पर एक पोलिंग एजेंट होता है, जो कि वहां का निजी व्यक्ति होता है। वह जो मत डालने जा रहे व्यक्ति हैं उनकी मदद करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आता है हमारा सेक्रेटरी मजिस्ट्रेट, एसएम। यह ईवीएम मशीन की तकनीकी समस्या को दूर करता है। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है ईवीएम मशीन काम करना बंद कर देती है या किसी कारणवश ईवीएम मशीन में कोई क्षतिग्रस्त हो जाए तो उसकी तकनीकी समस्या को दूर करता है सेक्टर मजिस्ट्रेट। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम अनुच्छेद 324। अब हम आते हैं अनुच्छेद पर। इसमें चुनाव आयोग की चर्चा है। ठीक है, यह एक संवैधानिक पद है, जो कि चुनाव आयोग जो है एक संवैधानिक पद है, जिसका गठन जो है 25 जनवरी 1950 को किया गया था। 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन किया गया था। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ और 25 जनवरी को इसका गठन कर दिया गया था। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। यानी कि जो निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति होती है वह प्रधानमंत्री की सलाह पर होती है, लेकिन उसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। ठीक है, इनका नाम आप याद रख सकते हैं, एग्जाम में इसमें क्वेश्चन बनता है। सभी निर्वाचन आयुक्त के सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों 6 वर्ष का होता है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, राज्यसभा हो या विधानसभा हो, सॉरी दोस्तों, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ऐसे ही
निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, 5 साल में होता है, तो 5 साल में अगर इसका भी चुनाव हो तो वह एक व्यवस्था को गड़बड़ करने वाला कार्य हो सकता है, इसलिए उनकी कार्यकाल 6 वर्ष का कर दिया गया है, या उनकी आयु 65 वर्ष की अवस्था तक होती है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 327। अगर आप देख रहे होंगे 324 से डायरेक्ट हम 327 पे आ चुके हैं, क्योंकि जो हमारे बीच के आर्टिकल है 325, 326 भाई आईएमपी नहीं है, वो एग्जाम में नहीं आते हैं, उनको समाप्त कर दिया गया है। तो जो हमारे एग्जाम में नहीं आना है वह हम नहीं पढ़ेंगे। इसके अनुसार संसद एवं राज्य विधानमंडल के निर्वाचन संबंधी कानून बनाने का संसद को अधिकार है। यानी कि निर्वाचन आयोग जो है उसके संबंध में अगर हमें संसद ने और विधान मंडल ने कोई कानून बनाया तो उसको बना सकते हैं। सिंपल सा अनुच्छेद है। अनुच्छेद 328 राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के विषय में कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। यानी कि हमारे राज्य में चुनाव होने हैं, राज्यसभा मतलब राज्य में चुनाव होने हैं विधानसभा के, ठीक है, और उनके लिए कोई कानून बनाना है तो राज्य में कानून बनाने के लिए विधानसभा बना सकती है। लास्ट पॉइंट है हमारा अनुच्छेद 329। इसके अनुसार निर्वाचन के संबंध में संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून, यानी कि जो संसद और विधानमंडल कानून बनाएगा उसको न्यायालय चुनौती नहीं दे सकता, यानी कि उसमें हस्तक्षेप न्यायालय नहीं कर सकता। जो कि हमारे संसद में या विधानमंडल में कानून बनाया गया है उसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।